देखिए, कल हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कंटिन्यू कर रहे थे, ऑलमोस्ट डन था। एक छोटा सा चीज़ उसमें रह गया है। इसमें क्या होता है, देयर इज ए स्पेशल रूट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, और इसको कहते हैं पोर्टल सिस्टम। इसको पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। होता क्या है, नॉर्मली क्या होना चाहिए, हार्ट से ब्लड जाएगा आर्टरी के थ्रू, आर्टरी के थ्रू आएगा बॉडी पार्ट्स में। अब यहाँ से ब्लड रिटर्न होगा, एंटर करेगा वेन में, वेन ड्रेन करेगा हार्ट पे, है ना। ये ब्लड के फ्लो का डायरेक्शन है। नॉर्मल कहिए या कहिए स्टैंडर्ड सर्कुलेटरी पाथ। ये ब्लड सर्कुलेशन का पाथ, हार्ट से ब्लड निकलेगा, आएगा कहाँ, आर्टरी में। आर्टरी से ब्लड डिलीवर होगा किसको, बॉडी पार्ट्स को, और बॉडी पार्ट्स से ब्लड डिलीवर होगा किसमें, वेन। वेन के थ्रू ब्लड आएगा वापस हार्ट पे। इस तरह से सर्कुलेशन चलेगा। लेकिन कई बार कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिन्हें एडिशनल सप्लाई की आवश्यकता होती है, और वो चीज़ आर्टरी कंप्लाई नहीं करता। तो उससे होता क्या है, बॉडी पार्ट से जब रिटर्न हो रहा है ब्लड थ्रू वेन, ये रहा ना बॉडी पार्ट, इससे ब्लड रिटर्न हो रहा है किससे, वेन से। अब वेन को स्टैंडर्ड वे में जाना चाहिए किस में, हार्ट में ब्लड लेके। लेकिन वेन में से एक ब्रांच निकलता है ब्लड को लेके, और ये जाके किसी बॉडी पार्ट को सप्लाई करता है। फिर यहां से ब्लड रिटर्न होता है वेन के ही माध्यम से, थ्रू वेन, और ये ब्लड रिटर्न होता है हार्ट। मतलब एक बाईपास है, एक ऑल्टरनेटिव रूट है। इस ऑल्टरनेटिव रूट को जो वेन किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को ब्लड ड्रेन कर रहा है, ब्लड सप्लाई कर रहा है, उस सिस्टम के लिए नाम है पोर्टल सिस्टम। आई बात समझ में। स्टैंडर्ड सिस्टम क्या होना चाहिए, हार्ट से ब्लड रिलीज होगा आर्टरी के थ्रू, आर्टरी से बॉडी पार्ट में जाएगा, बॉडी पार्ट से रिटर्न होगा वेन के थ्रू हार्ट पे वापस। पर पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, आर्टरी के थ्रू ऑर्गन में तो ब्लड आया, अब रिटर्न हो रहा है वेन से। अब इस वेन में एक बाइफर्केशन है, वो जाएगा किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में, उस ऑर्गन को ब्लड देने के बाद वापस ले जाएगा वेन से ही, क्योंकि रिटर्न तो वेन से ही होगा ना। इसलिए वेन का एक पार्ट ऑर्गन को ब्लड ट्रांसफ़र किया, फिर उससे रिटर्न हुआ वेन के साथ, और वो वेन आके वेना कावा में ड्रेन करे, जो कि हार्ट में ब्लड को ले आने का एकमात्र माध्यम है, राइट एट्रियम। और वेना कावा ओपन होगा किसमें, साइनस वेनोसा।
इस तरीके से अगर कोई ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम काम करता है, इसके लिए नाम रखा जाता है पोर्टल सिस्टम। समझ में आया? पहले लिखिए जरा, अंडर स्टैंडर्ड, ये बनाने के लिए बोलेंगे, अभी नहीं। अंडर स्टैंडर्ड रूट ऑफ, अंडर स्टैंडर्ड रूट ऑफ, अंडर स्टैंडर्ड रूट ऑफ ब्लड फ्लो, under standard route of blood flow, it comes into artery, it comes into artery from heart, it comes into artery from heart to the body parts, to the body parts, and then the blood returns, and then the blood returns through veins, and then the blood returns through vein into the heart, into the heart। अब आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, फिगर में दे दीजिएगा। स्टैंडर्ड ब्लड फ्लो पाथ फ्लो चार्ट। अब लिखिए, फॉर सर्टेन ऑर्गेन्स, फॉर सर्टेन ऑर्गेन्स इन द फ्रॉग, फॉर सर्टेन ऑर्गेन्स इन द फ्रॉग, देयर इज, फॉर सर्टेन ऑर्गेन्स, ऑर्गेन्स कर दीजिएगा, फॉर सर्टेन ऑर्गेन्स इन द फ्रॉग, देयर इज एन ऑल्टरनेटिव, देयर इज एन ऑल्टरनेटिव रूट ऑफ ब्लड सप्लाई, देयर इज एन ऑल्टरनेटिव रूट ऑफ ब्लड सप्लाई, alternative route of blood supply is also present, is also present, comma, called portal system, comma देके called portal system। देखिए ये कॉमा सेमीकोलन ये सब आप लोग को इसलिए करवाते हैं ताकि आप ध्यान रखें, ये पंक्चुएशन मार्क्स हैं, और आप आंसर लिखते समय जब किसी को समझा रहे हैं तो हमको कहाँ पे पॉज लेना है, कहाँ पे रुकना है, ये आपके आदत में आए। ठीक है, तो अगर इस तरीके से पंक्चुएशन मार्क्स के साथ अगर आप आंसर लिखते हैं तो आपके आंसर का वैल्यू वेटेज बढ़ जाता है। आप मान लेते हैं एक सेंटेंस में ही किसी का आंसर किए, लेकिन अगर इस तरीके से डेकोरेटेड आंसर लिखते हैं तो टीचर आपको कम नंबर देने का नहीं सोचते। समझ गए? ये तरीके हैं कैसे हम अपनी बातों को किसी के सामने प्लेस करते हैं। आप 4 सेंटेंस को एक सेंटेंस में मर्ज करके एक सेंटेंस में आंसर दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पंक्चुएशन मार्क्स। आप जब स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे इंग्लिश का तो आप उसमें देखिएगा एक पैराग्राफ में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, लेकिन उस एक सेंटेंस में 6-7 बात कहा हुआ है विद द हेल्प ऑफ दिस। ये सारा चीज़ सीखिए, ये आंसर लिखने के तरीके हैं। ठीक है, एनीवे कॉल्ड पोर्टल सिस्टम। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा इन इट द रिटर्निंग ब्लड, इन इट द रिटर्निंग ब्लड, the returning blood through the vein
the returning blood through the vein branches itself to deliver additional blood supply to certain organ and then return the blood to certain organ and then return the blood to the heart. अब आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, फिगर में दे देंगे। पोर्टल सिस्टम ऑफ ब्लड फ्लो पाथ फ्लो चार्ट। ये डायग्राम तो नहीं है, फ्लो चार्ट है, इसीलिए उस तरीके से मेंशन करेंगे। Portal system in frog, hepatic portal system, renal पोर्टल सिस्टम। कोई बताएगा? किसी को पता है हेपेटिक बोलने का मतलब कौन से ऑर्गन को इंडिकेट कर रहे हैं हम लोग? लीवर, फॉर लीवर। और अगर रीनल बोला जाए तो फॉर किडनी। इसमें होता क्या है, हार्ट ने ब्लड सप्लाई किया आर्टरी को, आर्टरी ने इंटेस्टाइन को ब्लड दिया। अब इंटेस्टाइन लेवल पे यहाँ फूड है डाइजेस्टेड। इसको थोड़ा ठीक करें, ऐसे नहीं होगा। अब इंटेस्टाइन लेवल पर देखिए, यहाँ है डाइजेस्टेड फूड। ऐसे ऐसे प्रोजेक्शंस हैं, इन्हें क्या कहेंगे? विल्लाई। ठीक है, तो डाइजेस्टेड फूड क्या होगा? विल्लाई के थ्रू एब्जॉर्ब होगा, विल्लाई के थ्रू एब्जॉर्ब होगा, और होने के बाद आएगा ब्लड इनटू ब्लड। अब कौन बताएगा ये कैसा वाला ब्लड है? आर्टेरियल ब्लड है या वेनस ब्लड? बहुत सिंपल है। आर्टरी ने इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई दिया, अब ये ब्लड लौट रहा है इंटेस्टाइन से, कैसा ब्लड हो जाएगा? वेनस ब्लड होगा। सो ये ब्लड और ये ब्लड हो गया वेनस ब्लड, VNOUS।
ये हो गया वेनस ब्लड। अब वेनस ब्लड चलेगा लीवर को सप्लाई देने के लिए टू लीवर। काहे? इट विल एब्जॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू स्टोर। अब लीवर में ये काम होने के बाद ब्लड रिटर्न होगा। वेन से, ठीक है। ये है फ्लो चार्ट ऑफ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इन फ्रॉग। पूरा कीजिए। बहुत लेट हो गया। किसी को लॉजिक मिला क्यों ऐसा किया जा रहा है? जबकि आर्टरी से ब्लड तो लीवर को जाता ही जाता है। जहाँ तक न्यूट्रिशन की बात है, न्यूट्रिशन स्टोर करने की बात है, वो तब भी कर सकता था, अभी क्यों? ऐसा क्या जल्दीबाजी था कि इंटेस्टाइन से सीधे लीवर में भेज दिया? एक चीज़ को कभी ना भूले, हमारा ब्लड अगर लीवर में आता है तो लंग में भी जाता है, लंग में जाता है तो किडनी में भी जाता है। उसी तरह से फ्रॉग का ब्लड भी अगर लंग में जाता है तो लीवर में भी जाता है, किडनी में भी जाता है। तो ज़रा सोचिए, आप जब किडनी पढ़ेंगे तब ये और क्लियर होगा कि किडनी का जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, क्योंकि आगे हम लोग एक सेशन देखेंगे ही, तो किडनी का जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है ना, वो रिजेक्शन है, ऐसे कर सकते हैं। रिजेक्शन प्रोसेस, रिजेक्शन फॉलोड बाय सिलेक्शन। कहने का मतलब है, अगर मान लेते हैं मेरे पास एक गुल्लक है, पिगी बैंक नहीं होता है जिसमें चेंज हम लोग जमा करते हैं, कॉइन्स। तो मान लेते हैं हमने अपने गुल्लक में 1 रुपये का, 2 रुपये का और 5 रुपये का सिक्का जमा किया। ऑल ऑफ ए सडन हमको ज़रूरत पड़ गया 2 रुपये के सिक्के का। अब इस गुल्लक में से आप 2 रुपये का सिक्का कितने तरीके से अलग कर सकते हैं? एक तरीके से। कैसे? गुल्लक फोड़ेंगे, ठीक है। मान लेते हैं गुल्लक में चाबी ताला है, तो फोड़ने का ज़रूरत नहीं है। अब बताइए, अब कितने तरीके से अलग कर सकते हैं 2 रुपये के सिक्के को? सेम, गुल्लक खोलेंगे, सारा पैसा निकल आएगा, उसके बाद तो 2 रुपये के सिक्का का क्या कीजिएगा? चुनिएगा ना, चुन के बाकी को अंदर रख दीजिएगा, ठीक है। दूसरा तरीका किसी को दिख रहा है? दूसरा तरीका ये हो सकता है, 2 रुपये के सिक्के को बेड पर ही रहने दें और 2 और 5, 1 और 5 के सिक्के को चुन के गुल्लक में डाल दें। हम 2 के सिक्कों को चुने क्या? नहीं चुने, हम 1 और 5 के सिक्के को उठाकर गुल्लक में डाल दिए, तो अपने आप 2 का सिक्का अलग हो गया, है ना। किडनी ऐसा ही करता है। जितने आपके कंपोनेंट्स हैं, फ्रॉग ने जितने डाइजेस्ट करके डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स बनाए, यानी एब्जॉर्ब किए, है ना, और इस दौरान ब्लड में बहुत सारे वेस्ट एट्सेट्रा आया होगा। सारा ब्लड में जो मटेरियल घूम रहा है वो एक पर्टिकुलर ट्यूबुलर एरिया में भेज देता है। और कैसे भेजता है? प्लाज्मा को ही अलग कर ले। ब्लड का ऑलमोस्ट 90-95% प्लाज्मा ब्लड में से निकल के किडनी के फिल्टरिंग यूनिट में चला जाता है। अब ब्लड बिना प्लाज्मा वेस्ट हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। मूव कैसे करेगा?
भाई प्लाज्मा ही फ्लो करता है, तभी तो ब्लड फ्लो कर रहा है। प्लाज्मा ही नहीं रहेगा जो लिक्विड कंपोनेंट है, फिर ब्लड फ्लो कैसे करेगा? वो तो रुक जाएगा। क्यों? तो वो बाकी तो बचा वो सेल्स है। तो फिर क्या होना चाहिए? प्लाज्मा वापस आना चाहिए। और यहाँ फिल्ट्रेशन का मकसद क्या है? वेस्ट को बाहर निकालना। ठीक है, तो इस दौरान वो करता क्या है, जो पूरा प्लाज्मा बाहर निकाल दिया उसमें से वेस्ट को उसी में छोड़ देता है। ट्यूब्यूलर सिस्टम जिस ट्यूब में गया उसमें से चुनकर वापस नहीं लाता है, वेस्ट को चुनकर वापस लाता है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को, यानी एब्जॉर्ब बैक करता है। अब एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी में क्या करेगा? मान लेते हैं ब्लड में यानी प्लाज्मा में सोडियम बहुत ज़्यादा हो गया, जबकि सोडियम हमारे नर्व और मसल के फंक्शन के लिए ज़रूरी है। सोडियम के बिना ये दोनों काम ही नहीं करेंगे। तो सोडियम इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट और प्लाज्मा, लेकिन एक्सेस है, नुकसान पहुंचाएगा, तो उसको छोड़ देना हो। तो इसीलिए एक लिमिट में सोडियम को रख के बाकी ट्यूब्यूल में ही छोड़ देना। तब क्या होगा? यूरिन के साथ वो बाहर निकलेगा। समझ गए? तो इस तरीके से दूसरे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड, शुगर, इन सब के साथ भी तो कर सकता है। तो ये क्या होंगे? प्लाज्मा के साथ बाहर किडनी ट्यूब्यूल में गए, वहाँ चूंकि किडनी देख रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा है तो उसको वहीं छोड़ दिया, थोड़ा बहुत लेकर बाहर आ गया, मतलब अंदर आ गया। अब ये ब्लड सप्लाई में आके अब अगर लीवर के पास जाता है, लीवर को एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए मटेरियल मिला कहाँ? उससे बड़े मुश्किल से जो है डाइजेस्ट किए थे वो तो किडनी के थ्रू बाहर चला गया। इसीलिए वो वेस्टेज में ना जाए, लीवर पहले ही मंगा लेता है, जितना ज़रूरी है उतना जमा कर लेता है। वो जमा करने के बाद अब देखता है कि नहीं, अब जमा नहीं कर सकते हैं, अब स्टोर नहीं कर सकते, अब इन्हें देते हैं बॉडी के दूसरे पार्ट्स के यूटिलाइजेशन के लिए। तो ऑटोमेटिकली उसके इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स की मात्रा बहुत कम हो जाती है घूमने वाले प्लाज्मा में। और ये लोअर अमाउंट में जब प्लाज्मा इन मटेरियल को लेके किडनी के पास जाता है तो किडनी कहता है तो ऑलरेडी कम है, इसको हम क्यों इजेक्ट करेंगे, इसको सबको रख लो। इस तरीके से डाइजेस्टेड प्रोडक्ट के जितने भी एसेंशियल गुड्स हैं उन्हें वेस्टेज में बाहर जाने से रोकने के लिए ये पोर्टल सिस्टम लीवर में काम करता है। समझ गए? सोचिए, अगर लीवर में पोर्टल सिस्टम नहीं लेकर आता इन्हें तो किडनी के पास तो ओवरलोड हो जाता और वो इन्हें छोड़ देता। तो लीवर स्टोर क्या करता और दूसरे को देता क्या? गॉट द आइडिया? दैट इज वाई टू स्टोर द इम्पॉर्टेंट एसेंशियल कंपोनेंट्स, द फर्स्ट हैंड डिलीवरी ऑफ द एसेंशियल गुड्स आर टूवर्ड्स द लिवर। जो है एब्जॉर्ब किया उन एसेंशियल गुड्स को लीवर तक भेजा जाता है, वो इसे स्टोर कर ले, जो छूटेगा वो दूसरे टिश्यूज़, ऑर्गन्स काम करेंगे उनके साथ, इसीलिए उसे ब्लड सप्लाई के थ्रू दूसरे के पास भेजने के लिए भेजा जाता है। अब ऑलरेडी कम हो गया तो फिल्ट्रेशन के दौरान वो बाहर नहीं जाएगा बल्कि पूरा का पूरा ब्लड में ही रहेगा। और जब ये ब्लड डिलीवर हो रहा है बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक तो उनको अपने काम के लिए वो मटेरियल्स मिल जाएंगे। अब फ्रॉग हमेशा खाते तो रह नहीं सकता, जिस समय दोबारा इनकी आवश्यकता होगी तो लीवर ने जिन्हें स्टोर किया है वो रिलीज करेगा। जाओ। इन दिस वे ए कॉन्स्टेंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर ऑलवेज मेंटेन्ड इन द ब्लड। सो फॉर दैट पर्पस द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज देयर। समझ आ गया हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्यों है और किस लिए काम कर रहा है? नाउ द अब हम लोग किडनी के लिए काम करेंगे। आगे बढ़े, इसमें लिखवाने का जरूरत नहीं, आप खुद समझ गए ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए, फिर से सुन लीजिए, ऐसा इसलिए क्योंकि एसेंशियल कंपोनेंट्स जिन्हें इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब किया गया
अगर वो डायरेक्टली लीवर में नहीं जाता है तो स्टोरेज नहीं हो पाएगा, वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। इसीलिए स्टोर करने के लिए पोर्टल सिस्टम पहले उसको लीवर में ले आता है ताकि वो स्टोर हो, बाकी जो बचे वो दूसरे ऑर्गन्स के यूज में आए। नाउ द रीनल पोर्टल सिस्टम। किडनी ट्रंक के, इसका तो दो ही हिस्सा है ना, एक हेड है दूसरा ट्रंक है, तो ट्रंक के लोअर पार्ट के तरफ रहता है, ठीक है। हार्ट, आर्टरी, ये ब्लड सप्लाई जा रहा है टू लोअर बॉडी पार्ट, यहाँ से ब्लड चला जाएगा किसमें, वेन में, और इस वेन से ब्लड सप्लाई जाएगा किडनी को, और किडनी से फिर वेन के थ्रू ब्लड रिटर्न होगा हार्ट। ब्लड ब्लड ब्लड। अब यहाँ देखिए, किडनी में जो ब्लड आया यहाँ पे होगा फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट्स, ये जाएगा इनटू यूरिन, और बचा जो वो है प्यूरिफाइड ब्लड। ये प्यूरिफाइड ब्लड एक्चुअली यहाँ ड्रेन हो रहा है। फिगर फ्लो चार्ट ऑफ renal portal system in frog। पूरा कीजिए। तो यहाँ आपको इम्पोर्टेंस इनका समझ में आ गया होगा। अब देखिए, नीचे के तरफ जो ब्लड सप्लाई आया है ऑलमोस्ट, है ना, अब जितने भी बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट बने होंगे, स्पेशली द यूरिया, दैट इज मूविंग टुवर्ड्स दिस एरिया। अब अगर इस ब्लड को हार्ट में सप्लाई कर दिया जाता, वापस ड्रेन चला जाता, तो फिर इस यूरिया कॉन्सेंट्रेटेड ब्लड फिर से पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता। इसीलिए इसको यहीं से ट्रैप कर लिया जाता है लोअर बॉडी पार्ट से किडनी की ओर, ताकि यहाँ पर से वेस्ट को बाहर निकाल के यूरिन के तरफ ट्रांसफ़र कर दें, और जो प्यूरिफाइड ब्लड है इस प्यूरिफाइड ब्लड को हार्ट में भेजे, ताकि हार्ट इस प्यूरिफाइड ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करे। तो ब्लड के प्यूरिफिकेशन के दो मेजर ऑर्गन्स हैं। एक है हमारा लंग, है ना, यानी फ्रॉग के केस में देखें, फ्रॉग का लंग जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहा है, और दूसरा उसका किडनी जो कि उसके बॉडी के वेस्ट को, जो कि सेल के लिए, सेल के डिफरेंट पार्ट्स के लिए टॉक्सिक हो सकता है, उन्हें रिमूव करता है किडनी। तो इस तरीके से ये रीनल पोर्टल सिस्टम के मदद से फिर से एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन कंप्लाई कर पाता है। ठीक है, अब
हम लोग वापस आएंगे अगले सिस्टम पे। यह है एक्सक्रीटरी सिस्टम। फ्रॉग कंपैरेटिवली काफ़ी डेवलप्ड एनिमल है। फ्रॉग कंपैरेटिवली काफ़ी डेवलप्ड एनिमल है और ये एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन का इस्तेमाल करता है, दैट इज किडनी। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी। अब एक बात और बता दें, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट देखिए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हम लोग उसको कहते हैं जो बॉडी का वेस्ट है, जिसे बॉडी से बाहर निकालना है। अब नॉर्मली अगर किसी को पूछा जाए हमारे बॉडी का वेस्ट क्या है, तो हम लोग जिसको मीन करते हैं वो एक्चुअली अनडाइजेस्टेड मैटर है। फिकल मैटर को हम लोग कहते हैं वेस्ट। फिकल मैटर इज नॉट अ वेस्ट, इट इज़ अनडाइजेस्टेड, वी आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट, but there are various kinds of organisms that can digest it। ठीक है, तो इसलिए वेस्ट नहीं है हम। वेस्ट कौन होगा? जो टॉक्सिक मटेरियल है, और टॉक्सिक मटेरियल होता है वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, इसलिए बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट तैयार हो रहा है, दैट इज एक्सक्रीटेड, एंड दैट इज द रीजन व्हाई द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी इज अ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यहाँ क्या होगा? द नाइट्रोजनस वेस्ट। और फ्रॉग के केस में ये है यूरिया। ठीक है, यहाँ एक बात याद रखें, दोज एनिमल्स which excrete called as, अगर अमोनिया एक्सक्रीट करता है उसे कहते हैं एमोनोटेलिक। ठीक है, अगर यूरिया एक्सक्रीट करता है उसे कहते हैं यूरियोटेलिक। और अगर यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है तो उसे कहते हैं यूरिकोटेलिक। अब यहाँ सोचिए, तीन क्राइटेरिया, तीन कैटेगरी ऑफ एनिमल और तीन प्रकार के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। फ्रॉग किस में कंप्लाई करेगा? इसका एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या है? यूरिया। और यूरिया रिलीज करने वाले को यूरियोटेलिक। दैट इज व्हाई द फ्रॉग्स आर यूरियोटेलिक एनिमल्स। ठीक है, एक चीज समझे हम लोग, हमारे भी मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं यूरिया। हम लोग कैसे हो गए? यूरियोटेलिक। ठीक है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स जैसे लिजार्ड, इनका मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड। ये कैसे एनिमल होंगे? यूरिकोटेलिक एनिमल होंगे। ठीक है, फिश ये एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया, तो जो बोनी फिशेस हैं अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, तो उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया हो गया। वो कैसे एनिमल होंगे? एमोनोटेलिक। लेकिन कार्टिलेजिनस फिशेस जैसे शार्क, एक बार और हम लोग बात किए हैं इसके बारे में जब कार्टिलेज पढ़ रहे थे, कार्टिलेज एंड बोन, कनेक्टिव टिश्यू बताया था ना, ये स्केलेटल टिश्यू है, पूरा बॉडी उसी का बना है। तो कार्टिलेजिनस फिशेस लेकिन यूरिया रिलीज कर, तो वो यूरियोटेलिक हो गया। लेकिन बोनी फिशेस जो आपको
दिखते हैं, लाइक दैट ऑफ द रोहू, कतला, सब कॉमन फिशेस हैं, खाए जाते हैं। तो इनमें देखिएगा, जिनको किल करने के बाद उनका बॉडी जब काटते हैं तो उसमें से आपको ऐसा कांटेदार स्ट्रक्चर जो मिलता है, दैट इज़ एक्चुअली वर्टिब्रल कॉलम ऑफ इट, तो वो बोनी फिश है। और जिसमें ऐसा कोई कांटेदार स्ट्रक्चर नहीं मिलता है वो कार्टिलेजिनस फिश। जैसे कैटफिश समझते हैं, वो देखिएगा बर्तन में रखे हुए रहता है, पानी में डूबा हुआ नहीं रहता है, पानी नहीं भी रहता है, जिंदा रहता है, दैट इज़ कैटफिश। तो वो कार्टिलेजिनस फिश है, वो बोनी फिश नहीं, फ्रेश वाटर का। एनीवे, सो ये समझ गए फ्रॉग किस में आएगा, यूरियोटेलिक एनिमल। हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। किडनी 2 in number, present at the dorsal side in abdominal cavity. With it, one adrenal gland is associated. तो फ्रॉग में जहाँ पे भी किडनी मिलेंगे, 2 किडनी होते हैं, दोनों किडनी के साथ एक एक एड्रिनल ग्लैंड एसोसिएटेड रहेगा। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, हार्मोन रिलीज करता है। उसके बाद इन मेल्स द टेस्टिस आर जॉइंट or supported by kidney through a connective tissue Similarly, the female frogs have ovaries supported by their kidneys by a connective tissue. Fat bodies are also present over the kidney. अब कई बार क्वेश्चन आता है किडनी का फिल्ट्रेशन से काम है, फैट बॉडी यहाँ क्या कर रहा है? उसके पीछे रीज़न है कि एड्रिनल ग्लैंड ये कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करता है जो स्टेरॉयडल यानी फैटी इन नेचर होते हैं। तो उन हार्मोन्स को प्रिपेयर करने के लिए जो फैट्स की आवश्यकता है, सामने ही में इसीलिए फैट स्टोर करके रखा हुआ है, वहाँ से वो उन्हें एब्जॉर्ब करता है, यूज़ करता है और हार्मोन प्रोड्यूस करता है। एट द सेम टाइम ये फैट बॉडीज़ शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं और किडनी को लगने वाले शॉक से, है ना, बचाते भी हैं, एक कुशन की तरह।
हो गया। तो कितनी बातें हम लोग यहाँ देखें। पहला, किडनी 2 है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है। लिखते भी रहिए, सुनते भी रहिए, तो समझ में आता रहेगा, है ना। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है, बैक साइड पीछे की तरफ होता है, इसलिए हम लोग उसको डॉर्सल सरफेस करें। इंटरनल होता है, डॉर्सल सरफेस की तरफ होता है। दूसरा, ये एसोसिएटेड होता है ना, जुड़ा हुआ रहता है इसके वर्टिब्रल कॉलम के साथ, टाइटली हेल्ड। तो एक स्टेबल स्ट्रक्चर हो गया। तो इसी स्टेबल स्ट्रक्चर का सपोर्ट लेकर एड्रिनल ग्लैंड वहीं खड़ा हो जाता है। और आगे जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किडनी के फंक्शन के एक पर्टिकुलर, एक इम्पॉर्टेंट रेगुलेशन में कम बेसी करना होता है ना, जहाँ उसको रेगुलेशन करते हैं। तो रेगुलेशन के दौरान एड्रिनल ग्लैंड के सिक्रेशन का ज़रूरत पड़ता है, ऑफ एंड ऑन पड़ता है, खासकर गर्मी के दिन में तो काफ़ी पड़ता है। तो इसीलिए जो ग्लैंड किडनी के रेगुलेशन के लिए ज़रूरी है, तो सबसे नज़दीक क्या हो सकता है, किडनी के साथ जोड़ कर रखा जाए, इसीलिए वो किडनी के साथ एसोसिएटेड रहता है। अब एड्रिनल ग्लैंड का एक और काम है, ना केवल, है ना, किडनी को कंट्रोल करना, किडनी के लिए रेगुलेशन देना, बल्कि कुछ स्टेरॉयडल यानी फैटी नेचर के हॉर्मोन्स तैयार करना, वो अलग अलग काम करते हैं। तो इसीलिए एसोसिएशन में उससे फैट्स भी देना पड़ा। तो किडनी अपने सरफेस पे फैट बॉडीज़ भी स्टोर करता है, इससे इसको डुअल बेनिफिट है। एक जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके लिए वो मटेरियल दे रहा है, दूसरा यही फैट बॉडी उसके किडनी को भी कुशन की तरह सपोर्ट भी देते हैं, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। सो दिस इज़ हाउ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द किडनी इज। फिर हम लोग देखें कि ये किडनी एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, और फीमेल प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, वो भी इसी किडनी का सपोर्ट लेके एक स्टेबल प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। तो मेल में टेस्टिस होगा, 2 टेस्टिस, 2 किडनी, दोनों एक एक के साथ जुड़े हुए हैं, यानी किडनी सपोर्ट कर रहा है किसको किसको, टेस्टिस को मेल में, फीमेल में ओवरी को, साथ ही साथ फैट बॉडीज और एड्रिनल ग्लैंड। ठीक, आगे देखेंगे और एक स्पेशल चीज, द किडनी opens into a tube that carry urine. That carry urine out of it, और इसे कहा जाता है called यूरेटर। तो किडनी के साथ काम, किडनी का काम क्या है, यूरिन प्रोड्यूस करना, तो वो बाहर भी तो निकलेगा, उसके लिए इसके पास ट्यूब होते हैं, उन्हीं ट्यूब्स को कहते हैं यूरेटर। अब यहाँ फिर एक स्पेशलिटी है, इन फीमेल्स द यूरेटर functions as urinary tract only. मतलब फीमेल में इसका यूरेटर केवल यूरिन ही कैरी करता है। ठीक है, तो कोई चेंज है? यस, इन मेल्स द यूरेटर्स carry sperm cells also. And so are called urinogenital tract or duct।
फीमेल में और मेल में दोनों के पर्पस थोड़े या दोनों के फंक्शन थोड़े अलग हैं। मेल में डुअल पर्पस सॉल्व करता है, ये यूरिन भी कैरी करता है, साथ ही साथ मेल गैमेट्स यानी स्पॉन्सर्स को भी कैरी करता है। लेकिन फीमेल में ये केवल और केवल यूरिन ही कैरी करता है। फीमेल गैमेट्स के कैरी करने के लिए उसमें अलग सेपरेट ट्यूब होते हैं। तो जब हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे वहाँ पर यहाँ हम लोग इतनी ही बात इसके बारे में करेंगे। ठीक है, फिर आगे देखें। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी ऑफ फ्रॉग, आप लोग 10th में पढ़े हैं, क्या कहलाता है? फंक्शनल यूनिट किडनी का नेफ्रॉन कहलाता है। तो यहाँ भी नेफ्रॉन कहलाएगा, यहाँ भी है ही नेफ्रॉन, कॉल्ड यूरिनीफेरस ट्रैक्ट। यही यूरिन फॉर्म करता है। A number of nephrons are present per kidney. बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रति किडनी प्रेजेंट होते हैं और ये कंबाइंडली ब्लड को फिल्टर करते हैं और यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, वही आगे की ओर जाता है। और इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अब अभी देखें यूरिया है, तो ये फिल्टर करके निकालते हैं यूरिया को, जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट से होते हुए आगे जाएगा। अब रहा सवाल यूरिनरी ट्रैक्ट यानी या फीमेल का हो गया और मेल का यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, ये आके ओपन कहाँ होगा? यूरिनरी ब्लैडर में। The ureters हो गया। The ureters open into urinary bladder which opens into cloaca. तो एक जगह डाइजेस्टिव सिस्टम का जो इंटेस्टाइन है, फाइनली इंटेस्टाइन का एंड पॉइंट रेक्टम, रेक्टम किस में ओपन हो रहा था? क्लोआका में। अब यूरिनरी सिस्टम का, एक्सक्रीटरी सिस्टम का लास्ट पॉइंट क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। तो उधर रेक्टम और इधर यूरिनरी ब्लैडर, ये दोनों खुल रहे हैं कहाँ आके? क्लोआका में। द क्लोआका, CLOACA, when fails with urine, ejects it and it contracts
time to time as it has smooth muscles also. इसलिए क्लोआका रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करता है और अगर इसमें सफिशिएंट यूरिन भर गया इट विल फ्लो इट आउट. अनडाइजेस्टेड फूड मैटर का बाहर का रास्ता क्लोआका के थ्रू ही क्लोआकल एपर्चर से. यूरिन इसका भी बाहर का रास्ता क्लोआका के थ्रू क्लोआकल एपर्चर से. हो गया. डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी. अब देखें जरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. और फ्रॉग के बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम्स हैं. एक है एंडोक्राइन सिस्टम और दूसरा है नर्वस. नर्वस सिस्टम ये वर्क करते हैं. ये केमिकल बेस्ड है और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल बेस्ड है. ये कहलाते हैं हॉर्मोन्स और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल वर्क थ्रू न्यूरॉन्स. अब आइए जरा एंडोक्राइन सिस्टम के कंपोनेंट्स. किन के मदद से एंडोक्राइन सिस्टम काम करेंगे? तो हार्मोन्स के मदद से. अब इन हार्मोन्स को बाहर कौन लाएगा, रिलीज कौन करेगा? तो ग्लैंड्स. तो ऐसे ग्लैंड्स जो हार्मोन रिलीज करते हैं उन्हें कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स. रीज़न ये है कि ये ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स हैं, मतलब उस होस्ट की तरह काम करता है. आप हमारे यहाँ हैं, अच्छा ठीक है, आप जाना है, ठीक है जाइए. जैसे ही गेस्ट बाहर निकला दरवाज़ा बंद करो. तो ऐसे वाले लोग होते हैं, ऐसे वाले ग्लैंड्स कहलाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड. और एक और दूसरे तरह का ग्लैंड हो रहा है. तो जो गलती आप सोच रहे थे कि हाँ एक्सोक्राइन ग्लैंड से एक्सोक्राइन सिस्टम से कंट्रोल होगा, तो उससे कंट्रोल नहीं होता है. वो एक्चुअली में एंजाइम्स रिलीज करते हैं. और इनका काम क्या होता है, ये कैसे ग्लैंड होते हैं, इनका एक्टिविटी वैसे होस्ट की तरह है कि इनका बस चले तो इनके यहाँ जो गेस्ट आए उनको घर तक छोड़ के आए कि जाइए आप यहाँ तक आए, यहाँ से आए थे यहीं आपको पहुँचा देते हैं. मतलब ये रेलवे स्टेशन तक या एयरपोर्ट तक तो छोड़ के ही आएंगे, उसके बाद सवारी मिल गई वो अपने घर चले जाएंगे, एश्योर हो जाते हैं. ऐसा है. कहने का मतलब है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि अपने कंटेंट को ट्यूब के थ्रू, डक्ट के थ्रू साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचा कर आते हैं. जैसे लिवर हेपेटिक डक्ट के मदद से अपने बाइल को बाहर निकालता है. गॉल ब्लैडर ये सिस्टिक डक्ट के मदद से अपने बाइल को बाहर निकालता है. पैनक्रियास
पैंक्रियाटिक डक्ट के मदद से पैंक्रियाटिक जूस को बाहर निकलता है। फिर हमारा सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी डक्ट है, उसके मदद से ये बाहर निकलता है। तो इस तरह के जितने भी आपको ग्लैंड्स दिखेंगे जो अपने कंटेंट को ट्यूब या डक्ट के मदद से बाहर की ओर भेजते हैं, साइट ऑफ एक्शन की तरफ भेजते हैं, वो कहलाते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। बट ये कंट्रोल नहीं करते हमारे या फ्रॉग के किसी भी मूवमेंट को, किसी तरह के एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं करते। ये कोई कैटेलिसिस करता है, ऐसे समझ लीजिए, किसी रिएक्शन को तेज कर देते हैं, किसी रिएक्शन को आगे बढ़ा देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। हॉर्मोन्स ये ऐसे केमिकल्स हैं जो कि किसी न किसी तरीके से एक्टिविटी कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। से फॉर एग्जांपल ग्लूकोज बॉडी में बढ़ा, ब्लड में बढ़ा, इसको घटाना है, इसको स्टोर करना है, तो उसके लिए हार्मोन इंसुलिन है। अब अगर बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई, ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो गई, तो स्टोरेज जहाँ है वहाँ से ब्रेक करके ब्लड में ले आना है, ये काम है हार्मोन का, ये ग्लूकागॉन। उसी तरह से मान लेते हैं कि इमीडिएट एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, तो एड्रिनल ग्लैंड बोल रहे थे, इसका एक सिक्रीशन है, इसका एक हार्मोन है एड्रिनलिन, वो स्पर्ट ऑफ एनर्जी करता है, इमीडिएट बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर देता है ताकि ऑर्गेनिज्म जो किसी स्ट्रेस में है उस स्ट्रेस से बाहर आ सके। तो इस तरीके से ये एक पर्टिकुलर फंक्शन को, पर्पस को पूरा करता है और इसीलिए इन्हें हार्मोन कहा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन बहुत भारी मात्रा में होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग एक दिन में करीब करीब 2 से 3 लीटर सलाइवा रिलीज़ करते हैं, 2 से 3 लीटर। लेकिन हार्मोन, फॉर एग्जांपल आप बहुत कॉमन हार्मोन थायरॉक्सिन समझते हैं, थायराइड ग्लैंड का हार्मोन, जो एक्टिव थायरॉक्सिन है वो नैनोग्राम में रिलीज होता है, 10⁻⁻⁹ ग्राम। इमेजिन कीजिए, कहाँ लीटर में, यानी इक्विवेलेंट टू ग्राम ही मान लीजिए, है ना, ग्राम तो नहीं होगा, 1 लीटर इक्विवेलेंट टू, मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में अगर सोचे 1 लीटर ऑलमोस्ट 1 kg होता है, ऑलमोस्ट। तो किलोग्राम के रेस्पेक्ट में उधर लीटर, इधर किलोग्राम और नैनोग्राम। तो ग्राम का 10⁻³ किलोग्राम और ग्राम का 10⁻⁻⁹ नैनोग्राम। तो नैनोग्राम से किलोग्राम में आने में 10⁻12। इमेजिन कीजिए कितना ज़्यादा और कितना कम। तो ये अंतर है एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशन में और एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशन। तो components of endocrine system, these are the glands that secrete hormone। और अभी आपको बताएं ये कैसे होस्ट हैं, जब गेस्ट गया वहीं पे दरवाज़ा बंद कर देता है, यानी इसके अंदर का जो मटेरियल है उसको ब्लड में डाल के निश्चिंत हो जाता है। ब्लड है, ब्लड लेके पहुंचा देगा जहाँ जाना है, साइट ऑफ एक्शन तक ब्लड लेकर जाता है। ये ट्यूब डक्ट का मदद नहीं देते, दे डिस्चार्ज देयर हॉर्मोन्स into the blood to travel to the site of action. The quantity or amount of hormones are extremely low, like
इन 10⁻⁻9 ग्राम यानी नैनोग्राम टू 10⁻⁻6 ग्राम यानी म्यू जी। म्यू का मतलब है माइक्रो, इसे पढ़ेंगे MU, म्यू, ये रोमन लेटर है। सो नैनोग्राम से लेके माइक्रोग्राम के बीच में ये हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं एक्सट्रीमली लो, और इनका सिक्रेशन होता है ब्लड में। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए।